नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े हास्य कलाकारों को पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने नवाज शरीफ ने कैसे कैसे चुटकुले सुनाए। सबसे पहले हम नवाज शरीफ के इसी लाफ्टर चैलेंज का विश्लेषण करते हैं। My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored and financed from abroad. ये न्यूयॉर्क में दुनिया के सामने नवाज शरीफ का चुटकुला नंबर 1 है। पाकिस्तान आतंक से पीड़ित देश है, ये सुनकर दुनिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में खुद 270 सक्रिय आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर खुले घूमते हैं। भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। Confrontation should not be our destiny in South Asia. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. ये न्यूयॉर्क में दुनिया के सामने नवाज शरीफ का चुटकुला नंबर 2 है। पाकिस्तान तो शांति के कबूतर छोड़ता है, हंसना मना है, क्योंकि नवाज शरीफ ये बताने से भूल गए कि उरी में आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान के आतंकी पठानकोट और उरी में शांति के कबूतर छोड़ने नहीं आए थे। उफा समझौते के बाद पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने के वादे से भाग गया था। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. ये नवाज शरीफ का चुटकुला नंबर 3 है। बुरहान वानी युवा नेता था। नवाज शरीफ बस ये कहना भूल गए कि बुरहान वानी AK-47 लेकर नेतागिरी कर रहा था। बुरहान वानी की AK-47 से गोलियां नहीं, गुलाब के फूल बरसते थे। Steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir and undertake consultations with India, Pakistan and the true representatives of the Kashmiri people to implement the resolutions of the Security Council. ये न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ का चुटकुला नंबर 4 है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। हंसना मना है, क्योंकि नवाज शरीफ भूल गए कि शिमला समझौते के बाद UN के प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अभी 70 साल पहले के जमाने में ही है, जबकि दुनिया बदल गई। कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, जिसमें बाहरी दखल नहीं दे सकता। अगर UN प्रस्तावों की बात करें तो पहले पाकिस्तान सेना POK खाली करे। Pakistan has a vital stake in ending conflicts, fostering peace, fighting terrorism, strengthening democracy, promoting human rights, generating global growth and overcoming the challenges of environmental degradation. और ये सबसे बड़ा चुटकुला नवाज शरीफ का। पाकिस्तान आतंक से लड़ता है, शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करता है। दुनिया के बड़े से बड़े हास्य कलाकारों को नवाज शरीफ ने पीछे छोड़ दिया। आर्मी चीफ से ऑर्डर लेकर देश चलाने वाले नवाज शरीफ डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। POK से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान वाले बेकार में रो रहे हैं। बम गिराकर मानवाधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है, इस पर हंसने के बजाय दुनिया को नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को कबूल कर लिया। UN के मंच से नवाज शरीफ ने उस बुरहान वानी का नाम लिया और समर्थन किया जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जिस हिजबुल मुजाहिदीन को सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप ने पिछले 12 वर्ष से आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। नवाज शरीफ कल दुनिया के सामने आतंक के कमांडर के तौर पर दिख रहे थे। यानी एक तरह से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आतंकी देश होने के लाइसेंस पाने के लिए अप्लाई कर दिया। बस अब उन्हें इस कबूलनामे का सर्टिफिकेट देना बाकी रह गया है। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं। ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतज़िर हूं। ऐसे नौजवानों की शहादत अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल शहादत के उसके बाद कश्मीर भी सड़कों पर और पाकिस्तान भी सड़कों पर। A new generation of Kashmiris
has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. जो बात आतंकवादी हाफिज सईद कहता है, वही बात नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने कहकर ये बता दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं। एक तरह से पाकिस्तान ने खुद को आतंकी देश बता दिया है। We heard the glorification of a terrorist. Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. This organization is widely acknowledged as a terrorist group, internationally acknowledged as a terrorist group. ये उस बुरहान वानी की तस्वीरें हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। हिजबुल मुजाहिदीन वो आतंकवादी संगठन जिस पर भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन तक ने प्रतिबंध लगा रखा है। उस बुरहान वानी को नेता बताकर नवाज खुद आतंक के कमांडर बन गए हैं। उरी हमले पर पाकिस्तान का हाथ होने पर चुप्पी, आतंकवादी बुरहान वानी का जिक्र करना और आतंकवाद को सही ठहराना, नवाज शरीफ दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी देश होने की खुद मुहर लगाकर चले आए। It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist at such a forum. This is self-incrimination by the Pakistan Prime Minister. 19 मिनट की स्पीच में नवाज शरीफ 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग कर नहीं पा रहे थे। गले से बोल निकालने में दम लगाना पड़ रहा था। जब दिल में सच्चाई ना हो तो यही होता है। नवाज शरीफ ने यूएन के मंच पर चुटकुले भी सुनाए कि पाकिस्तान आतंक का पीड़ित देश है और वो भारत से बात करना चाहता है, लेकिन बंदूक के साथ कोई बात नहीं होती। ये पाकिस्तान के कुछ जानकार भी मानते हैं। यही पाकिस्तान का सच है कि उसे कश्मीर पर ड्रामा करना अच्छा लगता है, लेकिन आतंकवाद पर बात करने में उसे डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि आतंकवाद पर वो किस मुंह से बात करेगा। अब नवाज शरीफ ने खुद यूएन में आतंकवाद को अपना मान लिया है। बस इस कबूलनामे की रसीद देने की देर है। आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ ने दुनिया के सामने बिना जाने बूझे खुद पाकिस्तान पर कूटनीतिक आत्मघाती हमला कर लिया, क्योंकि जिस बुरहान वानी को नवाज शरीफ दुनिया के सामने यंग लीडर बताकर आए, वो बुरहान वानी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में हम आपको बताते हैं। 29 अप्रैल 2004 से हिजबुल मुजाहिदीन अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रतिबंधित आतंकी संगठन वाली लिस्ट में है। 27 दिसंबर 2001 से हिजबुल मुजाहिदीन यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में है। हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग और ट्रेनिंग देती है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में है। हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। सलाहुद्दीन पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में रहता है। अगर एक देश आतंकी देश घोषित होता है तो क्या होता है, यह भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों से वित्तीय मदद पर प्रतिबंध लग जाता है। वो देश किसी के साथ किसी तरह के कोई रक्षा सौदे नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी से लेकर सामान के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लग जाता है। अमेरिका ने ईरान, सूडान और सीरिया को आतंकी देश घोषित कर रखा है। आतंक से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को 2010 तक अमेरिका से करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिले।
इसके अलावा पाकिस्तान को अमेरिका से आर्थिक मदद के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिले। अगर पाकिस्तान आतंकी देश घोषित हो जाता है तो अमेरिका से मिलने वाली हर मदद रुक जाएगी। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी भारत भी कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज तक से खास बातचीत की। तो सर, हमारे जो ट्रेड के संबंध है अभी पाकिस्तान से, उन पे भी गौर दिया जाएगा कि किस तरह से उनको भी शायद एक नज़र देखने की ज़रूरत है और दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है, जब इतनी उत्तेजना बढ़ी है कि हमें जो है कुछ ना कुछ ठोस कदम दिखाने हैं पाकिस्तान को। देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड के जो समझौते हैं, ट्रेड रूट है, उसको भी समय समय पे हम समीक्षा करते रहते हैं। बीएसएफ से भी हम इनपुट लेते हैं, होम मिनिस्ट्री से भी हम इनपुट लेते हैं, और जिस तरह के इनपुट होम मिनिस्ट्री से, बीएसएफ से आएंगे उसके अनुरूप हमारे मिनिस्ट्री में भी इस संबंध में विचार किया जाएगा निश्चित रूप से। तो खबरदार में हम आकर पहुंचे हैं अपने वॉर रूम में। वॉर रूम क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं पाकिस्तान की, उसके बाद क्या हम कुछ विकल्पों पर नजर डाल रहे हैं? क्या वाकई वैसी स्थिति आ गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों चीफ्स के साथ चर्चा की। अजीत डोवाल उनके साथ उस बैठक में शामिल रहे। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये माथापच्ची चली, और इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ताकत कमजोरी इस लिहाज से भी देखें तो हम कितने तैयार हैं, किन बातों के लिए तैयार हैं। यहां पर एक मानचित्र हमने रखा है जिसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से कि वाकई हम किस तस्वीर को देख रहे हैं। और हम अलग अलग आपके लिए ऐसी तस्वीरें भी ला रहे हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हैं, किस तरीके से स्थिति वहां पर है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये इलाका अगर हम समझ लें तो यहां से पीर पंजाल की पहाड़ियों को एक नेचुरल डिवीजन के तौर पर देखते हुए आप देखिए पूंछ में किस तरीके से हमला हुआ था, फिर हाल में उड़ी जहां पर देश का गुस्सा उसके बाद उबल पड़ा। अब जहां तक पाक अधिकृत कश्मीर का सवाल है, वहां पर चुनिंदा जगहें हैं जहां हमें मालूम है कि स्थिति किस तरह की है, किस तरह के आतंकी कैंप्स वहां पर हैं। क्या हिंदुस्तान जवाब दे सकता है? जवाब दे सकता है तो किस तरह दे सकता है? कैसा जवाब देना चाहिए? सर, कम से कम अगर हम ताकत की बात कर लें और मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के नजरिए से समझना चाहूं तो इस वक्त हम कहां खड़े हैं? देखिए, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की ताकत, सेना की ताकत हमेशा ही दुगनी या तिगनी तरीके से रही है। आज भी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को मिला लें और टू फ्रंट की बात करें तब कुछ हमें कमियां हैं, और इसलिए कमियां हैं क्योंकि कई सालों से हमें कुछ नहीं मिला। ना हमें टैंक मिले, ना तोपें मिली, ना एयर डिफेंस मिला। तो खोखलापन कई जगह से, पर वो खोखलापन तब नजर आता है जब हम मुकाबला पाकिस्तान से नहीं चाइना से कर रहा हूं। यानी कि दो कम से कम सरहद हम उसमें समझ पाते हैं जो चीन के साथ हमें। देखिए जी, इधर का कुछ इलाका, इधर से चाइना को पाकिस्तान ने सीड कर दिया जी, तो इधर से चाइना शुरू हो जाता है। इसको हम मिडिल एरिया कहते हैं, और ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है जो चाइना से लगा हुआ है जी। तो चाइना जब लड़ेगा, अगर इस जगह से लड़ना शुरू किया उसने, मिडिल किंगडम, लड़ाई तो सब जगह फैलेगी जी। 1962 में ये इलाका था जहां लड़ाई हुई, लेकिन इस इधर भी रहेगी तो इधर से भी दबाव होगा हमें और इधर से भी दबाव होगा। तो हम चाहेंगे नहीं कि दो फ्रंट हम लड़ें, और हम कोशिश ये करेंगे कि एक फ्रंट को सिर्फ डिफेंसिव लड़े और दूसरे फ्रंट में हम एक्चुअल सबक सिखा सकें। यहाँ रही चाइना की बात, आई डोंट थिंक उसका डिस्कशन यहाँ होता है, क्योंकि चाइना की ऐसी स्थिति है कि वो लड़ाई ऐसे नहीं करेंगे। उनका कोई फायदा नहीं है बीच में। 65 में भी स्थिति आई थी, चाइना नहीं उठ खड़ा, चाइना नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं आएंगे। हमारे को अभी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से हम कैसे उनको दबाव डालें। और दबाव डालने के लिए हमारी फौज, एयरफोर्स को तो मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे पास कैपेबिलिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। जहां पे हमारे जो प्रिसिशन वेपन्स हैं, वो आपका भवालपुर हो या मुरीद के हो, हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी, क्योंकि कोलैटरल डैमेज भी नहीं चाहिए हमको, हम सिविलियंस को भी नहीं मारना चाहते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो हमको अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए कोवर्टली, हमको जो सेंसर्स हैं हमारे
सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के हैं वो पोजीशन हो जाए, तो हम अपनी तरफ से ये वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं और उनको इनकैपेसिटेट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो इफेक्ट होगा वो एंटी टेररिज्म होगा, वो जेईएम के लिए होगा, एलईटी के लिए होगा। अगर हम पाकिस्तान आर्मी को अटैक करेंगे तो फिर तो ओपन वॉर हो जाएगा दोनों तरफ से, वो हम नहीं चाहते हैं एस्केलेशन लैडर के लिए। नेवी इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान नेवी बाहर ही नहीं निकलेगी अगर कोई झगड़ा होएगा, तो ये अपने पोर्ट्स में ही बैठी रहेगी, इतना फर्क है। जैसे 71 में हुआ था, याद आ जाएगी उन्हें जलता हुआ कराची। आज इंडियन नेवी जो है इंडियन ओशन में और नियर इंडियन ओशन में इंडिजिनस नेवीज में नंबर 2 है आफ्टर पाकिस्तान ओनली। इवन चाइना, ये चाइना के जो 2 एयर मार्शल इज राइट, आई डोंट थिंक देयर विल बी ए जॉइंट पाकिस्तान चाइना थिंग। अगर वो आएंगे तो उनकी नेवी नहीं आएगी इधर, दे कांट एट द मोमेंट, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं कह रहा हूं वो आएंगे, इतने बड़े पहाड़ आपके जनरल साहब ने दिखाए हैं, वो चिंकीज कहाँ आएंगे? वो आएंगे, चाइना नहीं आएगा। के लिए आएंगे। लेकिन एक बात ये है, बेगानी शादी में कोई दूल्हा दीवाना नहीं। हमें पाकिस्तान उम्मीद हालांकि जरूर जिस वक्त कोई ऐसी इंसिडेंट होता है, ये जो सर्विसेज जो गलती करती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये कभी नहीं हमको कहना। दैट इज नॉट द टाइम टू से दिस। कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजों के बिल्कुल लिए हम जिस वक्त हो जो कुछ है उससे हम लड़ सकते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए तो कभी भी, चाहे हमें कभी कभी नहीं रही। हिंदुस्तान की तरफ से एक और ऑप्शन वो रहता है कि आपके 3 मोस्ट वांटेड चेहरे आपको मालूम है कौन। एक तो दाऊद इब्राहिम, सुनते सुनते कान पक चुके हैं लोगों के, हाफिज सईद की बातों को सुनते सुनते कान पक गए हैं, और एक तीसरा मसूद अजहर, जिनकी हम ये भी जानते हैं कि कहां कहां पर छिपे हुए हैं। वो जगह हमें मालूम है, बहावलपुर हो, कराची हो, मुरीद के हो। इन्हें टारगेट अगर किया जाए, ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन से आपको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर वो ठिकाने लग गए हैं तो हिंदुस्तान ने अपना बदला पूरा कर लिया, और सबको पता पड़ जाएगा। धीरे धीरे वो खुद ही ऐलान करेंगे कि वो मर गए हैं। पर चौथा आदमी को आप भूल गए, वो है सैयद सलाउद्दीन। और चारों जो है टारगेट में आ सकते हैं, और जहां सिग्नल मिली तो मेरे ख्याल से एक्शन शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत वैलिड ऑप्शन हो सकता है इस वक्त, बहुत ही, और मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त एक्शन वही है। ये एस्केलेशन लैडर के लिए यही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हमको लेना चाहिए। और ये ऑप्शन हम 2 तरफ से ले सकते हैं, एक तो एयर पावर से, और दूसरा जैसे जनरल साहब ने कहा है कि वी कैन ऑल्सो डू इट विद स्पेशल फोर्सेस, एक्सेप्ट इफ यू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। अगर आप बूट्स मतलब आर्मी को अंदर भेजेंगे तो आपको नुकसान भी होगा थोड़ा ज्यादा। Special forces will be difficult because some of these places are deep inside. I would suggest covert. They can melt with the crowd and carry out. इसमें वक्त भी लग सकता है, लेकिन जब आपके पास पूरा इंटेलिजेंस है तो हमें इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। सारे ऑप्शंस करने चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इस्तेमाल करना चाहिए अगर सबक सिखा। लेकिन किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए वो आपकी मर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान उसी वक्त घुटने टेक देगा जब आपको पता होगा कि ये तैयार हैं सब कुछ करने के लिए। सब कुछ किया जा सकता है, यू हैव टू हैव द पॉलिटिकल विल। वाकई, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि युद्ध हिंदुस्तान की सेना जीत जाती है और उसके बाद किस तरीके से समझौते की मेज पर जाकर सब कुछ परोस कर आ जाते हैं हम। ये हर एक युद्ध में देखा गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दूसरी तस्वीर देखने को मिली हो। इसीलिए सेना हमारी तैयार है, जल, थल, वायु, या फिर अगर हम इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं वो भी है। सिर्फ जरूरत है, जैसा कि सर कह रहे हैं, पॉलिटिकल विल की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। उड़ी हमले के बाद पूरा देश अलर्ट है, लेकिन आज मुंबई के उरण नेवल बेस के पास हथियारों से लैस संदिग्ध आतंकवादियों की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया। आज सुबह कुछ स्कूली बच्चों ने मुंबई पुलिस को खबर दी कि उन्होंने उरण में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को देखा है। इस खबर के बाद संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में पुलिस के साथ साथ नेवी भी जुट गई। मुंबई एटीएस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।
मुंबई में उरण नेवल बेस के पास हथियारों से लैस आतंकवादियों के देखे जाने की खबर के बाद मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नेवी के लिए यह अभी तक का सबसे बड़ा अलर्ट है। गुरुवार सुबह कुछ स्कूली बच्चों ने पुलिस को जानकारी दी कि सुबह करीब 6 बजे उन्होंने उरण इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा जिन्होंने कंधे पर हथियार टांगे हुए थे। उरण बेस में गोला बारूद डंप के पास देखे संदिग्ध आतंकवादी आर्मी जैसी यूनिफॉर्म में थे। संदिग्ध आतंकवादियों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। देखिए, इंफॉर्मेशन चाहे कुछ भी हो, आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरे हैं। बुरे लोग आते हैं और कुछ भी करके जाते हैं और बाद में हम लोग रियलाइज़ करते हैं और बाद में हमारी सब फोर्सेस इकट्ठा आती है। इससे बेहतर है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सब एजेंसी इकट्ठा मिलके काम कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज है और एक इशारा भी है ऐसे लोगों के लिए कि आप फिर से बुरी नज़र से भारत के पास नहीं देख सकते। उरी आतंकी हमले के बाद मुंबई के पास उरण में संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने की खबर सुनकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में नेवी और पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। जगह जगह नाकेबंदी कर पुलिस और सेना के साथ साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी संदिग्ध आतंकियों की तलाश में जुटा है। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये उरण के बाहर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर आने वाली हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, अगर मेरे पीछे दिखा सकूं तो पीछे भी जो जाने वाली गाड़ी है उनको पूरी तरह से पुलिस चेक कर रही है। कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती। हर गाड़ी जो इन इलाकों से गुजरती हुई जा रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है उनके नाम, उनके आइडेंटिफिकेशन। अगर उनको कुछ लग रहा है कि सस्पिशियस है तो गाड़ी खुलवा के डिक्की खुलवाई जाती है। हर गाड़ी, चाहे वो टैक्सी हो या प्राइवेट गाड़ी हो, इन सब से पूछताछ की जा रही है। उरण में दिखे संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में नेवी के हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बड़े अलर्ट के बाद मुंबई के तटीय इलाकों की तलाशी ली जा रही है। गेटवे ऑफ इंडिया समेत सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर समुद्र तट के आसपास संदिग्ध आतंकियों की तलाश तेजी से हो रही है। सुबह से चल रहे सर्च ऑपरेशन में अभी तक संदिग्धों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये बेहद गंभीर बात है क्योंकि नवी मुंबई के हिस्से उरण में भारतीय नेवी का एक बड़ा बेस है। वहाँ नेवी का गोला बारूद भंडार भी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस मैप के जरिए कि आखिरकार उरण ये इतना अहमियत क्यों रखता है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई है, ये नवी मुंबई है। इस इलाके को उरण कहते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात JNPT पोर्ट ट्रस्ट यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के टर्मिनल यहां पर बसे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल वो है जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, कंटेनरों की, माल की आवाजाही यहां पर की जाती है। नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये भी उरण के पास बसा हुआ है। यहां पर नेवी का एक बेस बिठाया गया है। यहां पर INS अभिमन्यु यहां पर है। ये उरण के बीचेस हैं और यहां से हम देख सकते हैं कि यहां से मुंबई पहुंचना, नरीमन पॉइंट, कफ परेड, कोलाबा, यहां से पहुंचना काफी आसान है। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर उन्हें संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में कोई भी सूचना मिले तो वो तुरंत पुलिस को खबर करें। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।